केरल में ईद पर लॉकडाउन नियमों में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। केरल सरकार से आज शाम तक जवाब तलब। लगातार बारिश से मुंबई बेहाल। भूस्खलन के कारण इमारत गिरने से दो अलग अलग घटनाओं में 31 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में मुंबई और कोंकण इलाके में मूसलाधार बारिश की जताई संभावना। उत्तर भारत में भी हो रही है भारी वर्षा। कर्नाटक में आज से शुरू हुई 10वीं बोर्ड की परीक्षा, तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल के साथ चंडीगढ़ में भी खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कोचिंग संस्थान। और देश में 40 करोड़ 64 लाख के पार पहुंचा टीकाकरण का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 38,000 नए मामले आए सामने। रिकवरी दर बढ़कर 97.32%। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। इजरायली टेक कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश में पत्रकारों और अन्य विशिष्ट लोगों की जासूसी की मीडिया रिपोर्ट का भारत सरकार के साथ पेगासस बनाने वाले एनएसओ ग्रुप ने भी खंडन किया है। एनएसओ ग्रुप में कहा गया है कि कई मीडिया हाउस ने जो ये खबर प्रसारित की है वो गलत धारणाओं पर और अपुष्ट सिद्धांतों पर तैयार की गई है, जो कि सूत्रों की विश्वसनीयता पर गहरा संदेह पैदा करती है। साथ ही रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे अज्ञात सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और रिपोर्ट वास्तविकता से कोसों दूर दिखाई दे रही है। मेल में आगे कंपनी के प्रतिनिधि ने लिखा है कि एनएसओ ग्रुप रिपोर्ट में मौजूद हर दावे का पूरी तरह से खंडन करता है, क्योंकि उसका ना तो कोई तथ्यात्मक आधार है और ना ही उसकी कोई प्रामाणिकता है और इसके लिए किसी भी तरह के दस्तावेज का भी हवाला नहीं दिया गया है। एनएसओ ने कहा है कि उनका संस्थान इस झूठी रिपोर्ट को जारी करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के बारे में विचार कर रहा है। ग्रुप ने यह भी साफ किया कि वे अपने सॉफ्टवेयर को अपराध और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सिर्फ उन देशों की सरकारी खुफिया एजेंसी को बेचते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ लोगों की जान बचाना होता है। और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में पेगासस की रिपोर्ट का पुरजोर ढंग से खंडन किया और साफ लफ्जों में कहा कि इस तरह की रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और झूठ पर आधारित इस तरह की रिपोर्ट भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र को कमजोर बनाने के इरादे से की गई है। लोकसभा में आज उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। There is a well-established procedure through which lawful interception of electronic communication is carried out for the purpose of national security, particularly on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety by agencies at the center in this state. These requests are the requests for these lawful interception of electronic communication are made as per the relevant rules under the provisions of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885 and Section 69 of the Information Technology Act 2000. Each case of interception, Honorable Speaker Sir, is approved by the competent authority. और इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, साफ तौर पर सरकार की ओर से खंडन किया गया है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जहां पर नागरिकों की निजता के अधिकार का सवाल होता है सरकार ने हर तरीके से उसका समर्थन किया है। विशाल इस खबर पर जुड़ नहीं पाए हैं हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से आज फोन पर बातचीत की और नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने और संसद में विश्वास मत हासिल करने पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से बात कर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ाने पर काम करेंगे, जिसमें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई भी शामिल है। अध्यक्ष जी, इस बार सदन में
हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। तो नए मंत्रियों को आज शपथ ग्रहण करनी थी और उनका परिचय विधिवत पूर्वक परंपरागत रूप से कराया जाना था, लेकिन विपक्ष ने उसका विरोध किया। इसी के बारे में बता रहे थे प्रधानमंत्री। और कोरोना के कहर के बीच संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और इस दौरान कोविड से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल का संसद भवन में भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। सत्र के पहले दिन नए सांसदों ने लोकसभा में शपथ ग्रहण की, जिसके बाद पीएम ने उनका सदन से परिचय कराया, लेकिन इस दौरान लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कैबिनेट के नए मंत्रियों का भी सदन में परिचय कराया जा रहा था। इस दौरान स्पीकर ने विपक्ष से शांति बनाने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि नए मंत्रियों का परिचय कराना सदन की परंपरा रही है, लेकिन विपक्ष नहीं माना और पीएम ने इस पर अफसोस जताते हुए कहा कि विपक्ष को शायद ये रास नहीं आ रहा है कि बड़ी संख्या में इस बार दलित, आदिवासी और महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिली है। हालांकि संसद का सत्र शुरू होने से पहले आज मीडिया से बात करते हुए पीएम ने उम्मीद जताई और कहा कि सदन सार्थक चर्चा के लिए है और सरकार की हर मुद्दे पर जवाब देने की तैयारी है। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। प्रधानमंत्री ने सदन के सभी नेताओं से कल शाम कुछ समय निकालने का आग्रह किया है ताकि वह उन्हें महामारी के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन और सदन से बाहर दोनों जगहों पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा नव नियुक्त मंत्रियों का परिचय न होने देने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसा कर कांग्रेस ने कोई अच्छी परंपरा नहीं निभाई है। मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर
सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और संसद में आज जिस तरह से हंगामा हुआ उस पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तोमर जी, लोकसभा में प्रयास करने के बावजूद भी सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, क्या वजह है? हमेशा सदन इस बात का साक्षी रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री जी अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हैं, नए मंत्रियों की शपथ होती है, तो जब लोकसभा राज्यसभा शुरू होती है तो पहले प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सदन में परिचय कराते हैं। इस परंपरा का निर्वाह हमेशा से इस सदन में होता रहा है। आज कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता के चलते हुए इस परंपरा में अवरोध उत्पन्न हुआ और कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया। यह उनका कृत्य निंदनीय है और भर्त्सना के योग्य है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो फोन टैपिंग का मामला उठा रहे थे? नहीं, अब मामला उठाने के लिए तो पूरा सदन पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है। अच्छी परंपराओं को क्यों तोड़ना चाहिए? करना चाहते हैं कृषि मंत्री, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो कांग्रेस के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि विषयों पर चर्चा करें, लेकिन उनके पास विषयों पर कोई मटेरियल है नहीं। किसान के मुद्दे पर अकाली दल के लोग जो हैं वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तख्तियां लेकर वो मीडिया से बात कर रहे थे, क्या? किसानों के मामले में भारत सरकार का स्टैंड पूरी तरह क्लियर है। हमने किसानों के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता के साथ चर्चा की है और आज भी भारत सरकार किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के मोर्चे पर हमने लगातार संवाद करने की कोशिश की और अभी भी सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम किसानों से तमाम तरह की वार्ता करने को तैयार हैं, बशर्ते कि वो बातचीत को तैयार हो और समस्या का निदान निकाला जा सके। कैमरामैन राकेश के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में पेगासस की रिपोर्ट का पुरजोर ढंग से खंडन किया है। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पेगासस की रिपोर्ट पर सरकार ने अपना रुख साफ किया है कि इस रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है और इससे पहले भी जहां तक नागरिकों की निजता का सवाल है, उस अधिकार को लेकर सरकार हमेशा ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ उनसे भिड़ती रही है। ऐसे में इस तरीके की रिपोर्ट का आना क्या दिखाता है? निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि जब इस तरह की खबरें आई और तब बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक तरह से इसे निराधार बताया गया और अब सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इसका कोई ठोस आधार नहीं है और इससे जुड़ा जो बातें कही जा रही हैं वो सच नहीं है। पेगासस के उपयोग के संबंध में जो दावे किए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये भी हम जानते हैं कि कहा गया था कि भारतीय लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं को बदनाम करने के तहत ऐसा लगता है, ये बीजेपी ने कहा था और ये पूरा मामला सामने आया तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें बीजेपी ने पलटवार भी किया और अब सरकार की तरफ से भी स्पष्टीकरण दिया गया और खुद सदन में बताया गया है कि किस तरह से इस पूरे मामले में एक तरह से जो तथ्य हैं वो गलत तरीके से सामने रखे जा रहे हैं और जो भारत सरकार और पेगासस के बीच जो दावे किए गए हैं वो दुर्भावनापूर्ण है। तो निश्चित तौर पर एक तरह से कहें कि इस पूरी रिपोर्ट का खंडन किया गया है सरकार की तरफ से और कल ही इस तरह की खबरें आई थी कि जो है
जो भी कहा गया है और इस जो भी बात सामने आ रही है वो तथ्यों के आधार पर नहीं है और सरकार उसका खंडन करती है। और आज लोकसभा में इस बात को कहा भी सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री ने। तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें तो इस पूरी रिपोर्ट में जो कुछ दावे किए गए उसका खंडन किया गया सरकार की तरफ से। बिल्कुल, एनएसओ ग्रुप ने खुद इस खबर का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि वो इस खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं सरकार का रुख सख्त बहुत है इस वक्त, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई की संभावना आप देखते हैं? देखिए, देखना होगा कि भविष्य में ये पूरा मामला किस तरह से आगे जाता है, लेकिन जहां तक राजनीतिक तौर पर कुछ दलों ने के नेताओं की तरफ से इस मामले को उठाया गया था, उसका एक करारा जवाब बीजेपी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। और ये खबरें आई कि सरकार का कहना है कि सब कुछ एक तरह से तथ्यों से परे नतीजों पर पहुंचने की एक कोशिश दिखाई देती है। और आज सदन में भी इसे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये जो आरोप लगाया गया है, जासूसी का आरोप, वो पूरी तरह से गलत है। आईटी मंत्री ने जो बयान दिया उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है। तो निश्चित तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि सरकार के स्पष्टीकरण के बाद दरअसल अब ये बात एक तरह से और उभर कर सामने आई है और एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या एक तरह से भारतीय लोकतंत्र को या भारत को बदनाम करने की कोई साजिश हो रही है, क्योंकि उस तरफ भी बीजेपी ने इशारा किया था। जी, जिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों का, मीडिया हाउसेस का इसमें नाम है, इससे पहले भी वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ लिखते रहे हैं, उसे कमजोर बनाने की कोशिश की जाती रही है। दुख की बात है कि इस बार कई इसमें भारतीय मीडिया हाउसेस के भी नाम सामने आ रहे हैं। एक तरीके से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए ताकतें मिलजुल कर काम कर रही हैं। देखिए, इस तरह की जब भी कोई खबर सामने आती है और जब ये मामला सुर्खियों में आता है, हमने देखा कि इसी तरह का एक मामला कुछ दिन पहले और सामने आया था। और जब भी कोई खबर सोशल मीडिया में भी इस तरह की आती है, निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से ये बताया जाता है और कई तथ्य भी सामने रखे जाते हैं कि किस तरह से देश को बदनाम करने की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश हो रही है। कुछ लोग दरअसल देश हित में नहीं बल्कि एक तरह से देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते नजर आते हैं। और जिस तरह से बिना किसी तथ्यों के आधार पर कुछ आरोप लगाए जाते हैं, कुछ खबरें फैलाई जाती हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्वीट एक तरह से उनको विस्तार करने की कोशिश की जाती है, तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा होता है कि जब किसी खबर का कोई ठोस आधार या तथ्य नहीं है तो फिर आखिर उस खबर को छापने या उस खबर पर दावे करने का क्या मतलब है। और जैसा कि इस तरह के दावे किए गए कि विशिष्ट लोगों पर सरकारी निगरानी की जा रही, जबकि इस आरोप में कोई ठोस आधार, इससे जुड़ा कोई सच नहीं है। तो निश्चित तौर पर सवाल तो कई खड़े होते हैं कि जब कोई एक ऐसी रिपोर्ट छापी जाए या जब कोई एक ऐसा खुलासा किया जाए तो निश्चित तौर पर उसके पीछे तथ्य होने चाहिए, उसके पीछे सच होना चाहिए, न कि वो दावे फर्जी होने चाहिए और न कि उनका कोई आधार न हो, बावजूद उसके इस तरह के दावे किए जाए, इस तरह की खबरें छापी जाए, वो उचित कतई नहीं है। बिल्कुल, ये उचित कतई नहीं है और इस पर भारत सरकार का रुख जो है वो बेहद सख्त है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सही, सटीक, स्पष्ट और विश्वसनीय खबरों के लिए डीडी न्यूज देश का सबसे भरोसेमंद टेलीविजन न्यूज चैनल। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के सर्वे के अनुसार लोगों का लोक प्रसारक पर सर्वाधिक भरोसा। डीडी न्यूज सबसे ही विश्वसनीय और रिलायबल चैनल है। इसमें कोई भी किसी तरह की कमर्शियलाइजेशन नहीं है। दूरदर्शन जो है वो आपको सिर्फ न्यूज बताता है, तोड़ मरोड़ करके आपको कोई भी न्यूज प्रेजेंट नहीं की जाती है। दूरदर्शन है एक जो रिलेवेंट न्यूज दिखाता है। इस मुकाम के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। भारत का विश्वास डीडी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईद उल अजहा के चलते केरल में 18, 19, 20 जुलाई को कोविड लॉकडाउन नियमों में रियायत देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। एक जनहित याचिका में केरल सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया है कि केरल में कोविड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में यह निर्णय लोगों की जान जोखिम में डालने वाला है। दरअसल केरल सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से हटाया नहीं गया है और त्योहार को देखते हुए कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने आज शाम तक केरल से जवाब दाखिल करने को कहा है। यूपी कांवड़ यात्रा के मामले में राज्य सरकार द्वारा यात्रा रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे की सुनवाई की जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि कहीं भी उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आईएनएस तबर ने फ्रांसीसी नौसेना के एफएनएस एक्विटाइन के साथ बिस्के की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया। एफएनएस एक्विटाइन से एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और फ्रांसीसी नौसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी इस अभ्यास में भाग लिया। इस दौरान एंटी सबमरीन, सतह युद्ध अभ्यास, समुद्र में इंजन भरना, टारगेट पर फायरिंग, स्टीम पास्ट, एयर डिफेंस, वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट और क्रॉस डेक ऑपरेशन सहित कई तरह के ऑपरेशन किए गए। ये अभ्यास पारस्परिकता बढ़ाने और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त संचालन को मजबूत करने की दिशा में पारस्परिक रूप से लाभकारी था। और लगातार बरसात के कारण मुंबई बेहाल हो गई है। बारिश की भारी तबाही के बाद मौसम विभाग ने आज मुंबई के गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और सब अर्बन और आइसोलेटेड स्थानों में भारी से अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई में कई जगहों पर जल भराव और यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते मुंबई के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। मुंबई की दोनों बरसाती नदियां मीठी नदी और दहिसर नदी उफान पर हैं। इनके आसपास के इलाकों में भूतल पर रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं मुंबई में बारिश के चलते तेज बारिश के कारण सेंट्रल मेन लाइन और हार्बर लाइन में लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही है। मुंबई में सेंट्रल मेन लाइन, हार्बर लाइन और ट्रांस हार्बर पर ट्रेनें चल रही हैं। तेज और लगातार बारिश के कारण मुंबई में कई स्थानों पर भूस्खलन हुए हैं और मकान गिर गए हैं। इन घटनाओं में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां 220 मिलीमीटर से भी अधिक बरसात हुई है, जिसके कारण मुंबई में 11 स्थानों पर भूस्खलन या मकान ढहने की घटनाएं हुई हैं। चैम्बूर क्षेत्र के न्यू भारत नगर में भूस्खलन के बाद एक दीवार ढह जाने से 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। राज्य सरकार ने दीवार ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। ये राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से जारी की जाएगी। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और कोंकण क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में तेज बारिश की संभावना जताई है। और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बस दुर्घटना में 7 लोग मारे गए हैं और 8 लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना बहजोई इलाके में मुरादाबाद आगरा हाईवे पर लहरावा गांव के नजदीक हुई। पुलिस ने बताया कि बारातियों से भरी बस सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से दूसरी बस ने उसे टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे घायलों को हर संभव मदद प्रदान करें। और कर्नाटक में आज से 22 जुलाई तक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। पहले दिन विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हुई, जबकि 22 जुलाई को लैंग्वेज पेपर्स की परीक्षा होगी। परीक्षा OMR शीट पर आयोजित की जा रही है, यानी परीक्षा का पैटर्न बहुविकल्पीय होगा। परीक्षा के दौरान कोरोना संबंधी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। इसके तहत हर कक्षा में केवल 12 छात्रों को बैठने की अनुमति दी गई है। इस साल कर्नाटक SSLC परीक्षा में बैठने के लिए 8 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। और चंडीगढ़ में कोरोना के मामले कम होने पर आज से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए। कोचिंग संस्थानों को भी आज से खोला गया है। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश के अनुसार बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी है। इस बीच ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। कोचिंग संस्थान चलाने वाले शिक्षक और वहां जाने वाले छात्रों को कोरोना वैक्सीन की एक डोज लेना जरूरी होगा। आदेश में कहा गया है कि शिक्षण संस्थान खुलने पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी है। और देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की
63,123 वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 40,64,81,493 हो गया है। टीकाकरण अभियान को तेज गति देने के लिए कई गैर सरकारी संगठन बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें महावीर इंटरनेशनल एनजीओ ने नबी करीम में समाज के निचले तबके से जुड़े लोगों का टीकाकरण करने के लिए एक कैंप का आयोजन किया। इसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं और कई दिव्यांगजनों का टीकाकरण किया गया। इस बीच पिछले 24 घंटों में 38,164 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 38,660 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.32% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,21,665 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 499 लोगों की मौत हुई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट लगातार 28 दिनों में 3% से कम है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का लोकसभा में महत्वपूर्ण बयान। पेगासस जासूसी रिपोर्ट से जुड़े दावों का किया जोरदार खंडन। कहा, भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। नई जिम्मेदारी मिलने पर दी बधाई और शुभकामनाएं। कहा, भारत और नेपाल के बीच कोविड महामारी से निपटने और व्यापक सहयोग को और अधिक बढ़ाने की दिशा में करेंगे काम। हंगामे से भरा रहा संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नए सांसदों का सदन से कराया परिचय। विपक्ष के हंगामे पर बोले, महिलाओं, दलित और पिछड़े वर्ग से मंत्री बनाना विपक्ष को नहीं आ रहा है रास। लगातार बारिश से मुंबई बेहाल। भूस्खलन के कारण इमारत गिरने से 2 अलग अलग घटनाओं में 31 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में मुंबई और कोंकण इलाके में मूसलाधार बारिश की जताई आशंका। उत्तर भारत में भी हो रही है भारी बारिश। देश में 40,64,00,000 के पार पहुंचा टीकाकरण का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 38,000 नए मामले आए सामने। रिकवरी दर बढ़कर 97.32%। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में पेगासस की रिपोर्ट का पुरजोर ढंग से खंडन किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि फोन टैपिंग से जासूसी के सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं। There is a well-established procedure through which lawful interception of electronic communication is carried out for the purpose of national security, particularly on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety by agencies at the center in the state. These requests are the requests for these lawful interceptions of electronic communication are made as per the relevant rules under the provisions of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885 and Section 69 of the Information Technology Act 2000. Each case of interception, Honorable Speaker Sir, is approved by the competent authority. इजरायली टेक कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश में पत्रकारों और अन्य विशिष्ट लोगों की जासूसी की मीडिया रिपोर्ट का भारत सरकार के साथ पेगासस बनाने वाले एनएसओ ग्रुप ने भी खंडन किया है। एनएसओ ग्रुप में कहा गया है कि कई मीडिया हाउस ने जो खबर प्रसारित की है वो गलत धारणाओं पर और अपुष्ट सिद्धांतों पर तैयार की गई है, जो कि सूत्रों की विश्वसनीयता पर गहरा संदेह पैदा करती है। साथ ही रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अज्ञात सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और रिपोर्ट वास्तविकता से कोसों दूर दिखाई दे रही है।
मेल में आगे कंपनी के प्रतिनिधि ने लिखा है कि एनएसओ ग्रुप रिपोर्ट में मौजूद हर दावे का पूरी तरह से खंडन करता है, क्योंकि उनका ना तो कोई तथ्यात्मक आधार है और ना ही उनकी प्रामाणिकता के लिए किसी तरह के दस्तावेज का हवाला दिया गया है। एनएसओ ने कहा है कि उनका संस्थान इस झूठी रिपोर्ट को जारी करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के बारे में विचार कर रहा है। ग्रुप ने यह भी साफ किया कि वे अपने सॉफ्टवेयर को अपराध और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सिर्फ उन देशों की सरकारी खुफिया एजेंसी को बेचता है जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल लोगों की जान बचाना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से फोन पर बातचीत की। पीएम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने और संसद में विश्वास मत हासिल करने पर बधाइयां और शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से बात कर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ाने पर वे काम करेंगे, जिसमें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई भी सम्मिलित है। कोरोना से बचाव के सभी प्रोटोकॉल्स के पालन के साथ संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। आज सत्र के पहले दिन नए सांसदों ने लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय देने के लिए वक्तव्य शुरू किया। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। प्रधानमंत्री ने इस पर अफसोस जताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी और महिलाओं को कैबिनेट में जगह दिया जाना विपक्ष को रास नहीं आ रहा। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय न होने देने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा कर कांग्रेस कोई अच्छी परंपरा नहीं निभा रही है। मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। राज्यसभा में भी आज विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। एक तरफ जहां उच्च सदन में पहले दिन मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 को पारित करवाने के लिए बिल पर चर्चा शुरू भी हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले प्रधानमंत्री की ओर से अपने मंत्रिमंडल के नए सहयोगियों का परिचय भी बाधित हुआ, जिस पर पीएम ने विपक्ष को खरी खरी सुनाई और हंगामे के पीछे की मानसिकता पर सवाल उठाए। इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो
मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। और संसद का मानसून सत्र शुरू होने के पहले भी आज मीडिया से बात करते हुए पीएम ने उम्मीद जताई और कहा कि सदन सार्थक चर्चा के लिए है और सरकार की हर मुद्दे पर जवाब देने की तैयारी है। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है। सभी व्यावहारिक सुझाव सभी सांसदों से मिले ताकि महामारी के खिलाफ लड़ाई में नयापन आ सके और कमियों को भी ठीक किया जा सके। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सदन के सभी नेताओं से कल शाम कुछ समय निकालने का भी आग्रह किया है ताकि वह उन्हें महामारी के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन और सदन से बाहर दोनों जगहों पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय कराने के दौरान कांग्रेस का हंगामा करने और किसानों के मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता राजेश राज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तोमर जी, लोकसभा में प्रयास करने के बावजूद भी सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, क्या वजह है? हमेशा सदन इस बात का साक्षी रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री जी अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हैं, नए मंत्रियों की शपथ होती है, तो जब लोकसभा राज्यसभा शुरू होती है तो पहले प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सदन में परिचय कराते हैं। इस परंपरा का निर्वाह हमेशा से इस सदन में होता रहा है। आज कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता के चलते हुए इस परंपरा में अवरोध उत्पन्न हुआ
और कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया। यह उनका कृत्य निंदनीय है और भर्त्सना के योग्य। क्या कांग्रेस के जो लोग हैं वो फोन टैपिंग का मामला उठा रहे थे? नहीं, वो मामला उठाने के लिए तो पूरा सदन पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है। अच्छी परंपराओं को क्यों तोड़ना चाहिए? करना चाहते हैं कृषि मंत्री, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो कांग्रेस के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि विषयों पर चर्चा करें, लेकिन उनके पास विषयों पर कोई मटेरियल है नहीं। किसान के मुद्दे पर अकाली दल के लोग जो हैं वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तख्तियां लेकर वो मीडिया से बात कर रहे थे। क्या किसानों के मामले में भारत सरकार का स्टैंड पूरी तरह क्लियर है। हमने किसानों के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता के साथ चर्चा की है और आज भी भारत सरकार किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के मोर्चे पर हमने लगातार संवाद करने की कोशिश की और अभी भी सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम किसानों से तमाम तरह की वार्ता करने को तैयार हैं, बशर्ते कि वो बातचीत को तैयार हों और समस्या का निदान निकाला जा सके। कैमरामैन राकेश के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और ईद उल अजहा के चलते केरल में 18, 19, 20 जुलाई को कोविड लॉकडाउन नियमों में रियायत देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। एक जनहित याचिका में केरल सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया है कि केरल में कोविड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये निर्णय लोगों की जान जोखिम में डालने वाला है। दरअसल केरल सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। त्योहार को देखते हुए कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने आज शाम तक केरल से जवाब दाखिल करने को कहा है। और तेज और लगातार बारिश के कारण मुंबई में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और मकान गिर गए हैं। इन घटनाओं से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई के कई इलाके ऐसे रहे जहां 220 मिलीमीटर से भी अधिक बरसात हुई, जिसके कारण मुंबई में 11 स्थानों पर भूस्खलन या मकान ढहने की घटनाएं हुई हैं। चेंबूर क्षेत्र के न्यू भारत नगर में भूस्खलन के बाद एक दीवार ढह जाने से 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। राज्य सरकार ने दीवार ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से जारी की जाएगी। और अब देखते हैं दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बरसात की अगर बात करें तो जहां आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, वहीं गरज के साथ लगातार हो रही बरसात के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, लोनी देहात, हिंडन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। और कर्नाटक में आज से 22 जुलाई तक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। पहले दिन विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षाएं हुई, जबकि 22 जुलाई को लैंग्वेज पेपर्स की परीक्षा होगी। परीक्षा OMR शीट पर आयोजित की जा रही है, यानी परीक्षा का पैटर्न बहुविकल्पीय रखा गया है। परीक्षा के दौरान कोरोना संबंधी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके तहत हर कक्षा में केवल 12 छात्रों को बैठने की ही अनुमति दी गई है। इस साल कर्नाटक SSLC परीक्षा में बैठने के लिए 8 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। और चंडीगढ़ में कोरोना के मामले कम होने पर आज से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। कोचिंग संस्थानों को भी आज से खुला गया है। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन के मुताबिक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी होगी। इस बीच ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। कोचिंग संस्थान चलाने वाले शिक्षक और वहां जाने वाले छात्रों को कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लेना आवश्यक होगा। आदेश में कहा गया है कि शिक्षण संस्थान खुलने पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना जरूरी है। और लॉकडाउन और कोरोना काल में बेसहारा जानवरों के लिए किए गए कार्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा के पिता पुत्री आर्मी से रिटायर्ड मेजर प्रमिला सिंह की प्रशंसा की है।
उन्होंने पत्र भेजकर मेजर प्रमिला सिंह और उनके पिता श्यामवीर सिंह के बारे में लिखा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान आपके कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। इस मुश्किल समय में कई ऐसी मिसाल देखने को मिली है जिन्होंने हमें मानवता पर गर्व करने का अवसर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप और आपके पिताजी इसी प्रकार अपनी पहल से समाज में जागरूकता फैलाते हुए अपने कार्यों से लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बेजुबान जानवरों के लिए राजस्थान में रहने वाली पिता पुत्री की जोड़ी ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है। उनके इस काम की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर की है। प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड मेजर प्रमिला सिंह को पत्र लिख उनके पिता श्यामवीर सिंह द्वारा बेजुबान जानवरों के भोजन पानी और चिकित्सा व्यवस्था के लिए किए जा रहे काम की सराहना करते हुए आगे भी इसे अनवरत जारी रखने के लिए कहा है। श्यामवीर सिंह पीएचडी विभाग से रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता हैं, जो अपने पेंशन के रुपयों से बेसहारा या बीमार जानवरों के भोजन पानी और उनकी चिकित्सा व्यवस्था का इंतजाम करते हैं। वे अब तक सैकड़ों जानवरों का इलाज करा चुके हैं। साथ ही वर्तमान में करीब 150 बेजुबान श्वानों के भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करते हैं। श्यामवीर सिंह बीते 27 साल से यह सेवा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में वे पूरी तरह जानवरों की देखभाल में लगे हुए हैं। कहीं पे भी कोई भी घायल पप्पी मेल फीमेल कोई भी कहीं भी मिलता तो उसकी मदद करते या उसको उठा के यहाँ ले आते। वो धीरे धीरे करके वो जनसंख्या बढ़ती गई और वो जनसंख्या बढ़ते बढ़ते यहीं इसी जगह पे करीब 1.5-2 साल में वो 100 के ऊपर निकल गई। कोटा शहर की सड़कों पर दृष्टिहीन या अपंग हुए जानवरों को भी वे प्रतिदिन भोजन कराते हैं और उनका इलाज भी करवाते हैं। जानवरों के लगाव के कारण ही उनकी बेटी रिटायर्ड मेजर प्रमिला उनके साथ इस सेवा कार्य में जुटी हुई हैं। प्रमिला असम के तेजपुर में जानवरों की देखरेख कर रही हैं, तो उनके पिता कोटा में। पिता पुत्री के इन सेवा कार्यों को लेकर पीएम ने इनकी प्रशंसा की, तो ये भी प्रधानमंत्री द्वारा की गई सराहना का धन्यवाद जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हजारों सालों से नदियों के किनारे सभ्यताओं ने जन्म लिया है। इंसानी गुजर बसर का मुख्य केंद्र भी नदी के इर्द गिर्द ही रहा है, लेकिन समय के साथ ही नदियों से हमारा रिश्ता बदला है और जरूरत इस बात की है कि नदियों को शहरों के नियोजन के साथ जोड़ा जाए। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने मिलकर नदियों के विकास से जुड़ा एक मास्टर प्लान तैयार किया है। अब शहरों के विकास के साथ नदियों का पुनरुद्धार होगा मुमकिन। शहरों के विकास की योजनाओं को बनाते समय उससे जुड़ी नदियों को भी समायोजित करना होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने मिलकर अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान बनाया है, जिसके तहत गंगा नदी से जुड़े 5 राज्यों में शहरों के बीच नदी के विकास और उचित प्रबंधन पर जोर होगा। 10 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में इसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। शहरों का कनेक्ट रिवर के साथ बिल्कुल बना रहे, चाहे वो नदियों के किनारे के घाटों की व्यवस्था हो, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो, जो शहर के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं, वेटलैंड्स हैं, उनके संरक्षण का कार्य हो, या जो नदियों का फ्लड प्लान है, जो नदियों की अपनी भूमि है उसको सुरक्षित रखने का कार्य हो, इन सबों को लेकर के एक हम रिवर सेंसिटिव मास्टर प्लान के बारे में कार्य कर रहे हैं। 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से इसे इजाद किया गया है। इसमें सैद्धांतिक रूप से व्यापक शोध और विश्लेषण के साथ भविष्य में शहरों को नदियों के विकास के लिए जरूरी तमाम टूल्स मुहैया कराए गए हैं, जो सिटी प्लानर के लिए मददगार सिद्ध होंगे। वर्तमान में कानपुर शहर में पहली बार इस अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान को प्रायोगिक रूप से चलाया जा रहा है। एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट नहीं है। हमारा ये है कि जो भी कार्य करें वो 4400 अर्बन लोकल बॉडीज में कैसे फैले और उसका फ़ायदा 4000 अर्बन लोकल बॉडीज़ को कैसे मिले। तो उस उद्देश्य के साथ लगते हुए हमने इस फ्रेमवर्क को बनाया और यही था कि एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन सिटीज़ को दिए जाए जब वो अपनी सिटी का मास्टर प्लान बनाते हैं तो उसको रिवर के साथ कैसे जोड़ें। शहरों के साथ नदी के विकास से जुड़ा यह अपनी तरह का विश्व का पहला अर्बन रिवर मास्टर प्लान है, जिसके तहत हर शहर अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करेगा, जिसमें नदी विकास और उसके संरक्षण से जुड़े हर बिंदु पर गौर किया जाएगा। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज।
आईएनएस तबर ने फ्रांसीसी नौसेना के एफएनएस एक्विटाइन के साथ बिस्के की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया। एफएनएस एक्विटाइन से एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और फ्रांसीसी नौसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया। इस दौरान एंटी सबमरीन सतह युद्ध अभ्यास, समुद्र में इंजन भरना, टारगेट पर फायरिंग, स्टीम पास्ट, एयर डिफेंस, वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट और क्रॉस डेक ऑपरेशन सहित कई तरह के ऑपरेशन किए गए। यह अभ्यास पारस्परिकता बढ़ाने और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त संचालन को मजबूत करने की दिशा में पारस्परिक रूप से लाभकारी था। और अब बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में जारी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान को तेज गति से चलाने के लिए कई गैर सरकारी संगठन भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। इसमें महावीर इंटरनेशनल एनजीओ में नबी करीम में समाज के निचले तबके से जुड़े लोगों का टीकाकरण करने के लिए एक कैंप का आयोजन किया। कैंप में ट्रांसजेंडर महिलाओं और कई दिव्यांगजनों का टीकाकरण किया गया। इस बीच पिछले 24 घंटों में 38,164 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 38,660 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 97.32% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,21,665 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 499 लोगों की मौत हुई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट लगातार 28 दिनों से 3% से कम है। वहीं सैंपल टेस्टिंग की अगर बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में कल कोरोना के लिए 14,63,593 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कल तक कुल 44,54,22,256 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 19 करोड़ 11 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 41 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 17 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। कोरोना से प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 49 लाख से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 6,24,000 से ज्यादा है। ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 93 लाख से ज्यादा हैं। और ब्रिटेन में आज मध्यरात्रि से कोरोना वायरस के कारण लगी सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। आज से लोग किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और लोगों के आपस में मिलने जुलने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। नाइट क्लब्स को खोल दिया गया है, जिसके बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अब पब और रेस्तरां में भी पाबंदियां हटा दी गई हैं। कुछ जगहों पर मास्क लगाने को कहा गया है, लेकिन कानूनी तौर पर ये भी जरूरी नहीं है। पाबंदियों के हटने से पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है और उनसे अपील की है कि जब उन्हें सेल्फ आइसोलेट करने के लिए कहा जाए तो वे अपने आप को आइसोलेट जरूर करें। कुछ वैज्ञानिकों ने गर्मियों के आखिर तक मामलों के 2 लाख प्रतिदिन तक आने की चेतावनी भी दी है, जो कि अभी 50,000 प्रतिदिन है। अब तक 68% से ज्यादा लोगों ने कोरोना टीकों की दोनों खुराकें ले ली हैं, जिस कारण अस्पताल में भर्ती होने, गंभीर रूप से बीमार पड़ने और कोविड-19 के कारण मौतें होने की संभावना कम है। और अफगानिस्तान में जारी हिंसा के बीच तुर्की ने ईरान से सटी दक्षिणी सीमा पर 2 दिनों के भीतर 122 ऐसे प्रवासियों को हिरासत में लिया है जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। तुर्की के आंतरिक मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार हिरासत में लिए गए ज्यादातर प्रवासी अफगानिस्तान से हैं। अधिकारियों ने वान प्रांत से 73 अफगानियों और एरेसिक जिले से 59 अफगानियों को हिरासत में लिया। अमेरिकी और नाटो बलों के वापस लौटने के बाद अफगानिस्तानी सरकार और तालिबान के बीच संघर्ष बढ़ने के बाद अफगानिस्तान से तुर्की में प्रवासियों की बड़ी संख्या में आने की संभावना बढ़ी है। और ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार ने कहा है कि वियना में अगले दौर की वार्ता नए ईरानी प्रशासन के अगस्त में कार्यभार संभालने के बाद होनी चाहिए। ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां राजधानी तेहरान में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। 2015 के परमाणु समझौतों पर चल रही अप्रत्यक्ष अमेरिकी ईरानी वार्ता अंतिम बार 20 जून को हुई थी और उसके बाद से अब तक ये वार्ता नहीं हुई है। साथ ही ईरान ने साफ किया है कि निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पदभार संभालने से पहले वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। अगराची ने साथ ही कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को कैदियों की अदला बदली को नाभिकीय समझौते से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अगराची ने ट्वीट को
भड़काऊ बताया है। ईरान ने अभी कुछ ईरानी अमेरिकियों को बंदी बना रखा है। और इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का लोकसभा में महत्वपूर्ण बयान। पेगासस जासूसी रिपोर्ट से जुड़े दावों का किया जोरदार खंडन। कहा, भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश। हंगामे से भरा रहा संसद के मानसून सत्र का पहला दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नए सांसदों का सदन से कराया परिचय। विपक्ष के हंगामे पर बोले, महिलाओं, दलित और पिछड़े वर्ग से मंत्री बनाना विपक्ष को नहीं आ रहा है रास।